ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब रिज़वी एक नई पॉडकास्ट के साथ आफ्ताब रिज़वी टॉक्स में हाज़िर है। आज की जो शख्सियत है वो इस हिसाब से बहुत अहम है कि वो एक सियासतदान है। हमारे मुल्क में सियासतदान को जो लोग पसंद करते हैं वो उसको फ़रिश्ता समझते हैं, और जो लोग पसंद नहीं करते हैं वो उसको शैतान समझते हैं। पाकिस्तानी सियासत में कोई भी सियासतदान को इंसान समझना नहीं चाहता है। वो ये नहीं जानना चाहता कि ये इंसान है, इसकी फैमिली है, इसकी बीवी है, इसके बच्चे हैं, पढ़ा है, ये स्कूल में गया है, कॉलेज में गया, फिर आगे गया। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि या तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है या बहुत ज़्यादा नापसंद किया जाता है। मेरे जो मेहमान हैं आज, वो सिंध के वज़ीर आला जनाब मुराद अली शाह साहब हैं। मुराद अली शाह साहब 11 अगस्त सन 62 को कराची में पैदा हुए। 1 साल हैदराबाद में किंडरगार्टन किया। उसके बाद एक प्राइवेट स्कूल में कराची में ब्रुकलिन में 5वीं जमात तक पढ़े। उसके बाद 6ठी से 10वीं तक वो सेंट पैट्स में पढ़े कराची में, फिर डीजे कॉलेज, और उसके बाद एनईडी, फिर स्टैनफोर्ड, और फिर बहुत लंबी कहानी है। लेकिन बदकिस्मती से ये इस तमाम कार्रवाई के बाद भी कराची आइट नहीं कहलाते। तो मैंने सोचा कि जब मैं यहाँ आया हूँ और ये मेरी दरख्वास्त सुन भी ले, तो मैं मुराद अली शाह साहब से कुछ बेतकल्लुफ़ी की गुफ्तगू करूँ। मुराद साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब साहब, आपके शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। लेकिन आपने जो पहले कहा ना कि कराची एड नहीं बनती, मेरे ख्याल है मेरे से ज़्यादा कोई भी कराची एड मैं तो नहीं है इस बिल्कुल, वक्त। मुझे यकीन है, मैंने तो एक किताब में लिखा है कि इनसे ज़्यादा कराची एक कोई है कोई नहीं है नहीं। जिसको सब्ज़ी मंडी के पराठे अभी तक बहुत पसंद है। अच्छा, देखिए मुराद साहब, आपका सफ़र जो है वो ज़ाहिर है कि आप सियासत में नहीं थे। उसके बाद जब आप 2002 में परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में आए सियासत में, तो उस वक्त आपके पास कैनेडियन नेशनलिटी थी, फिर वो शायद आपको छोड़नी पड़ी, फिर वो, ये थोड़ा सा सफ़र बताइए, फिर मैं आगे आपसे वो सवालात अच्छा, करूँगा जो कि। मैं उस वक्त कैनेडियन नेशनल नहीं था। ठीक है। मैं बाद में बना था 2007 में। ठीक है। और उस वक्त तक 2002 में पहली बार मैं इलेक्ट हुआ था ठीक है। असेंबली में। 2000 मैं अपनी फैमिली के साथ पहले अमेरिका में होता था, और वो कैनेडियन प्रोग्राम होता है प्रोफेशनल्स के लिए, उसमें अप्लाई किया, हो गया। तो मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान मूव होने से पहले मैं अपनी फैमिली को, इसलिए कि मेरे बच्चे पढ़ रहे थे उस वक्त, कनाडा अपॉर्चुनिटी देखी थी, सिर्फ इसलिए उधर गया। वहाँ नेशनैलिटी मुझे मिल गई थी 2006 में या 7 में ठीक गालबन। है। और उसके कुछ सालों बाद जब एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आप नहीं रख सकते, तो मैंने उसी दिन, मुझे याद है अभी तक, 20 सितंबर साल पता नहीं कौन सा 2012 था गालबन, अच्छा। जजमेंट आई थी, और 29 सितंबर को यानी 9 दिन बाद मैंने अपनी नेशनैलिटी अच्छा, छोड़ सरेंडर दी कर थी, दी। सरेंडर कर दी थी। तो और उसके बाद मुझे इंतज़ार करना पड़ा, एक इलेक्शन में नहीं लड़ सका था, इसलिए कि कोर्ट की यही जजमेंट थी कि जब तक आपके रिनंसिएशन सर्टिफिकेट ना आए अच्छा, तब तक आप समझे जाएंगे कि आप कैनेडियन नेशनल भी हैं। उसमें टाइम लगता है। उसमें टाइम लग गया। मेरा उसमें कोई कसूर नहीं था, मैंने तो जाहिर है। टाइमली छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही वो फिर सर्टिफिकेट आ गया, इन द मीन वाइल मेरे ऊपर इलेक्शन कमीशन ने केस भी कर दिया था। ठीक है। वो केस से भी मैं बरी हो गया था। ठीक है। और जैसे ही वो केस से बरी हुआ, उससे पहले नेशनैलिटी तो मेरी ख़त्म हो गई थी, फिर मैं दोबारा इलेक्ट एक अच्छा। बाई इलेक्शन में हो गया अच्छा, था। आपने 84-85 में एनईडी से बी सिविल किया। जी बिल्कुल, 85 में। 85 में, फिर 87 में आप स्टैनफोर्ड चले गए, स्टैनफोर्ड से आपने मैं मास्टर्स किया। 86 में चला गया था स्टैनफोर्ड, 87 में मैंने ख़त्म किया था। मास्टर्स किया। स्टैनफोर्ड से मास्टर करने के बाद आप गालिबन बीसीसीआई में चले गए। एक्चुअली स्टैनफोर्ड में मास्टर्स करने से पहले अच्छा। मैं बीसीसीआई में था। आई सी। अच्छा। मेरा मैं पहले बीसीसीआई में, मैंने मेरी पहली सबसे पहली नौकरी तो मेरी नौकरी तो ना कहें, इंटर्नशिप समझ लें उसको। हमारे चेयरमैन होते थे मरहूम डॉक्टर सईद मखदूमी साहब, तो उनके डिज़ाइन अच्छा, ऑफिस में मैंने काम किया है। हमारे जो एनईडी के मखदूमी एनईडी है। मखदूमी साहब, अच्छा ये अच्छा अच्छा। उनकी डिज़ाइन ऑफिस में मैंने काम किया है। अच्छा। तो पहली जॉब समझ ले वही थी। उसके बाद मैं बीसीसीआई से मैं हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये 1 साल के अरसे में 3 मैंने नौकरियाँ चेंज की अच्छा, थी। वापडा में भी तो रहे कुछ फिर दिन। वापडा में, अच्छा। और जब मैं मास्टर्स करने गया तो वापडा से छुट्टी लेके गया था, तो उस वक्त मैं अच्छा, वापडा में था। तो जहाँ जहाँ आपने यू डिड योर मास्टर्स इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इन 87। दैट्स राइट। उसके बाद फिर सिटी बैंक में कब गए? 87 वो काफ़ी बाद, मैं आपको काफी। पूरा बताया था। 87 में मैं फिर जब ग्रेजुएट करके वापस आया, मास्टर्स करके वापस आया,
तो मैंने वापस वापडा ज्वाइन कर ली और तकरीबन मुझे अब याद नहीं है, बहुत पुराना टाइम हो गया, वक्त हो गया, हाँ 1 सवा साल मैं वापडा में रहा। ठीक है। फिर मैंने वापडा छोड़ के तो कराची, नहीं पहले मैं पोर्ट कासिम अथॉरिटी, ओके। साल एक मैंने पोर्ट कासिम अथॉरिटी में भी एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम किया, और फिर एक जॉब एडवर्टाइज हुई थी कराची फिशरीज हार्बर अथॉरिटी के ठीक अंदर। है। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पोस्ट थी जो कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी फंडेड प्रोजेक्ट था, रिहेबिलिटेशन ऑफ द हार्बर। उसमें अप्लाई किया, वहाँ सिलेक्शन हुई, तो मैं 92 तक वहाँ था। फिर 92 में मुझे दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली, एक स्कॉलरशिप के लिए मैंने अप्लाई किया था, स्कॉलरशिप मिल गई। तो उस स्कॉलरशिप में वो एक वर्ल्ड बैंक ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम कहलाता है, उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि कुछ यूनिवर्सिटी थी उस वक्त, तो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव थी, मेरे ख्याल 3 या 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ थी, यूनिवर्सिटीज़ जो यूएस के अंदर, बाकी मुल्कों में भी थी। मैं यूएस में पहले पढ़ा था तो वहीं जाना चाह रहा था, तो यूएस के अंदर स्टैनफोर्ड, एमआईटी, कोलंबिया थी, हार्वर्ड थी, और एक और यूनिवर्सिटी, 4 या 5 थी। उसमें शर्त ये थी कि इधर आपको अगर एडमिशन मिल जाए तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। मैंने स्टैनफोर्ड पहले गया हुआ था तो दोबारा उधर ही अप्लाई किया। उनका जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम का नाम उस वक्त होता था इंजीनियरिंग इकोनॉमिक सिस्टम्स। इंजीनियरिंग इकोनॉमिक सिस्टम। बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको तो ये ऑपरेशंस रिसर्च का आपने सुना होगा, उस टाइप का प्रोग्राम था। तो वो मैं फिर एडमिशन लिया, अप्लाई किया, और फिर मैं फिशरीज हार्बर अथॉरिटी से छुट्टी लेके फिर चले गए मास्टर्स के लिए। नाज़रीन, आप ये देखें कि मुराद अली शाह साहब जो है वो 2 डबल मास्टर्स हैं, और किसी ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी से नहीं है, दुनिया की टॉप 5 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बर्कले हो गई, स्टैनफोर्ड हो गई, हार्वर्ड हो गई, कोलंबिया हो गई, उसमें स्टैनफोर्ड से डबल मास्टर्स हैं। मैं ये बात दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई भी वज़ीर आला ऐसा नहीं होगा जो कि इतना काबिल हो कि 2 दफ़ा स्टैनफोर्ड जाए और वहाँ से मास्टर्स करे और उसके बाद फिर पब्लिक सर्विस में आ जाए। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में इग्नोरेंट होते हैं, हम सिर्फ सतही चीज़ें देखते हैं और उसके बाद हम उन सतही चीज़ों को देखकर शख्सियत के बारे में अपनी राय भी कायम करते हैं। अच्छा, आपका मैंने जब रेज्यूमे देखा, बल्कि एक खाका भी मैंने अपनी किताब में आपका लिखा हुआ है, आपकी तो माशाल्लाह बहनें भी सब 3 डॉक्टर्स हैं, एक MBA है, बिल्कुल जी, एक हिलाल इम्तियाज़ है शायद, उसके बाद सब पढ़ी लिखी हैं, सब प्रैक्टिस कर रही हैं जी बिल्कुल। 3 बहनें शायद अमेरिका में आपकी मेरी नहीं, ये मेरी बड़ी बहन अब अमेरिका में है। ठीक है। बाकी जो डॉक्टर्स हैं वो कराची में ही है। अच्छा। और एक सऊदी अरेबिया में है, जो छोटी है। अच्छा मुराद, आपके वालिद साहब जो थे अब्दुल्ला शाह साहब, वो खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील थे जी बिल्कुल, और वज़ीर आला भी रहे। ऐसी क्या चीज़ थी कि वो एक छोटे से गांव से आए और उसके बाद उनके जहन में एजुकेशन की इतनी अहमियत थी कि पूरे बच्चों को उन्होंने इस कदर आला तालीम याफ्ता बनाया? मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा एक किस्सा है। मेरे वालिद सबसे बड़े थे अपनी फैमिली में, बड़े बेटे थे, और मेरे दादा, वो मेरे वालिद सिर्फ 11 साल के थे जब दादा को शहीद कर दिया गया था उस वक्त। वो किस्सा बताते हैं, मेरे वालिद का जो सीधे हाथ का अंगूठा था वो डिफॉर्म्ड था। अच्छा। तो बताया उन्होंने कि मैं छोटा था, खेल रहा था, तो संदूक बड़े बड़े होते, वो हेवी गाँव में होते, वो संदूक मेरे ऊपर गिरा और मेरा अंगूठा। तो मेरे दादा ने कहा लोगों को, कहते ये मेरा बड़ा बेटा है, अब ये शायद पढ़ ना सके, तो मैं इसको अपनी प्रॉपर्टी ज़्यादा दूंगा दूसरों से। लेकिन अल्लाह ताला का करना ऐसे हुआ कि सारे भाइयों में, बहनों में सब ज़्यादा पढ़े और वज़ीर आला भी बने सूबे के। और दोनों का, उनका, मेरी वालदा का भी, इसलिए कि मेरी वालदा का भी ये था कि उन्होंने ग्रेजुएट थी। अच्छा, वो डॉक्टर ग्रेजुएट थी, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। अच्छा। उस ज़माने में सारी को एजुकेशन अभी भी है, शायद एक वो नवाबशाह वाली हमारी है, ऑल विमेन। उस वजह से उन्होंने कहा मैं अपनी सारी बेटियों को डॉक्टर बनाऊंगी। अच्छा, उन्होंने अंगूठे की जिद पे पड़ा। तो उन्होंने जो है पहली 3 मेरी बहनें, वो तो डॉक्टर बनी, चौथी ने कहा नहीं जी बहुत हो गया। और वो जैसे मैंने कहा कि दोनों जो छोटी बहनें वो ज़्यादा काबिल है। अच्छा अच्छा, देखिए अब तो ये तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी हो गई, अब हम सियासत की तरफ आते हैं। कराची है या अंदरूनी सिंध है?
आपकी तरजीहात में तो बहैसियत सूबे के वज़ीर आला के सारी चीज़ें ही होंगी। ये तासुर क्यों है कि कराची के लिए आप लोग की हुकूमत काम नहीं करती? देखिए, जैसे ये एक माइंडसेट बन गया अनफॉर्चुनेटली। आफ्ताब साहब, आपने पहले भी शुरू में कहा था कराचीआइट नहीं, मेरा ख्याल है कि ये अलग अपने आप को, खैर हर आदमी जो अपने शहर का होता है उसके बारे में बात करता है, लेकिन एक माइंडसेट बना दिया गया और इसकी वजह एक पॉलिटिकल जमात ही थी। एग्रीड, एग्रीड। मैं अब वो ज़माना पुराना था, ज़्यादा मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो एहसास महरूमी दिलाना लोगों को, देखें जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त जो मुहाजिर हिंदुस्तान से हिजरत करके आए, पाकिस्तान ने और ख़ास तौर पे सूबा सिंध ने उनका बहुत ख्याल रखा है। सेटल ही क्या होंगे? ठीक है, सेटल इधर हुए अपनी। अनफॉर्चुनेटली विद पैसेज ऑफ टाइम, और शुरू में लिटरली मेरा ख्याल है कि सिंध के लोग इतने मेहमान नवाज हैं कि उन्होंने अपने घर खोल के दे दिए थे। जैसे फिर 70s के अंदर थोड़ा सा ये जो एजुकेशन बढ़ी तो लोगों ने कम्पीट करना शुरू किया। उस वक्त एक जमात ने एक एहसास महरूमी दिला के अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की, और वो चीज़ आज तक हमारे वो चल रही उससे है। निकल नहीं सकी है। अब मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि डेवलपमेंट के हवाले से, एक तो कराची को ख़राब किसने किया, सबसे पहले तो उसका तय्या कर उसका लेना, तयन कर लेते वो हैं। कर लेना कि फिर अब फिर वो उसको एक सही बिगड़ी करने हुई की बात चीज़ है। को संवारना सही है। बड़ा मुश्किल होता है। कराची के अंदर आप मेरे जितने ही जानते, मेरे से ज़्यादा ही जानते होंगे कराची को, लेकिन मैं भी बहुत जानता हूँ। कराची के अंदर हम जब PND में मैं पढ़ता था, ये 80s की बात है, नॉर्थ नाज़िमाबाद चले जाएं, हैदरी चले जाएं, खुले रोड कुशादा, ये किसने बनाए थे? ये पाकिस्तान के बनने के बाद ही सारा बना है। मेरे ख्याल है नॉर्थ नाज़िमाबाद जैसा भले उसके कुशादा बाद रोड कोई कैपिटल और नहीं बनना था। था उसको, तो सारा उसी सारा तरह की सारा प्लानिंग थी। डेवलप हुआ, तो किसी तरीके से तो आप ये नहीं कह सकते कि पीछे रह गए किसी हैं। ने रह गए थे। उसके बाद जो उसके साथ हालत की, अगर आप नाज़िमाबाद में जाएं, वो 2-2 हज़ार गज के घर थे, उस पर 30-30 मंजिला बिल्डिंगें बन गई। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया नहीं आपने, शहर को एक्सपेंड करते चले गए, शहर से कमाया बहुत, और इसमें हुकूमतों का भी हिस्सा था, सभी फेडरल का था। गवर्नमेंट का भी हिस्सा था, और यहाँ पे जो इसका फ़ायदा उठाना चाहते थे उनका भी हिस्सा था। इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं। अब मैं आपको एक एग्जांपल मैं हर जगह देता हूँ। मैं 2020 में गालबन बहुत बारिश हुई थी कराची में। जी जी। मैं यूसुफ गोट है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, बिल्कुल सेंट्रल और वेस्ट का कॉर्नर, वहाँ गया था, वो पूरा डूबा हुआ था। वहाँ से वापस आ रहा था तो एक नए रास्ते से आ रहा था, वो गोधरा का इलाका है। वो मैंने रोड देखा, 4 लेन का रोड था, 2 लेन दोनों तरफ, बीच में आइलैंड, फिर फुटपाथ, और फिर सर्विस रोड। फुटपाथ के अंदर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स। इससे बेहतर प्लानिंग और हो नहीं सकती। पूरी ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर का रास्ता था। एनक्रोचमेंट, आपकी सर्विस रोड पे इंक्रोचमेंट, नालों के ऊपर दुकानें, तो क्या होगा? और सेंट्रल मीडियन जो है ना, अब ये मैंने तो नहीं किया, ये जो उस जमाने में मेरे जैसे लोगों ने किया वो किया है, मतलब जो कोट कहते हैं हम कराचीआइट हैं। ठीक है, तो ये तबाही लाने के बाद फिर ये एक्सपेक्ट करना, और ये शहर जिस तरीके से बढ़ा है, कराची की आबादी इस वक्त 2-2.5 करोड़ के दरमियान कहीं है, हम गिन भी नहीं सकते सही अपने आप को। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एक बात ये कही जाती है कि ये एनक्रोचमेंट हो गया, लॉलेसनेस हो गई, इसको कंट्रोल करना हुकूमत का काम है, और अगर हम जिम्मेदार शहरी हैं तो हमारा काम भी है कि हम ये ना करें, लेकिन हम जिम्मेदार शहरी नहीं हैं, तो जो हम गैर जिम्मेदार हैं, तो जो हमारे नुमाइंदे हैं वो भी पूरी जिम्मेदारी नहीं करते। तो आप समझते हैं कि हुकूमत कहीं फेल हुई है जाके? नहीं, मैं आप सही कह रहे हैं ना, हुकूमत की जिम्मेदारी है, और हुकूमतें सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, और मैं अपने आप को बरियो ज़मानी से कहूँगा कि हमने कोई बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उस लॉलेसनेस को या
जो क्रिमिनलिटीज़ है उनको रोकने की कोशिश ज़रूर की है ठीक है, और काफ़ी हद तक कामयाब भी ठीक है। और वो नज़र भी आता है कराची के अंदर। जैसे मैं सिर्फ पिछले कुछ सालों में बात बताऊं आपको, शार फैसल आपको याद होगा 1900 ये 2 लेन हुआ 2 लेन करती है। थी, फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शार फैसल को बढ़ाया था 70s में, आपको अच्छी तरह याद होगा। उसके बाद 2018 में आके हमने शार फैसल को आपकी स्टार गेट एक तरफ और दूसरी तरफ FTC जो फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर है पूरा 4 लेन किया। इसमें हमें जो कैंटोनमेंट की ज़मीन लेनी पड़ी वो भी हमने ली। ठीक है, ठीक है जी। इसके अलावा अभी हमने रिसेंटली कंप्लीट किया है शार भुट्टो, ठीक है। वो जो वो आपको भी नॉर्दर्न बाईपास, वो जो बाईपास है, बाईपास से पूरा सुबह वो इधर। कंप्लीट हुआ है। कराची में पानी लाने के लिए जो कोशिश हो रही है K4 के अंदर, या फिर हमने हब डैम से पानी लाए हैं, इंक्रोचमेंट्स को रिमूव करना, क्लियर करना, उस पर बहुत काम किया है। इस पे जो हमारे नाले थे उन पे बहुत ज़्यादा, महमूदाबाद नाला हो जाए, ड्रेजिंग, गुजर बहुत नाला हो ड्रेजिंग जाए, करके उसको साफ किया। इंक्रोचमेंट्स उस पर बेतहाशा थे। उनको ना सिर्फ हमने हटाया बल्कि वी हैड टू गिव देम मनी, कंपनसेट ये बताएं मुराद साहब, ये सारी चीज़ें करनी पड़ी हैं, तब जाके बेहतरी कुछ हुई संभला है। है। बेहतरी अभी भी अभी नहीं हुई। अभी उस जगह पे नहीं है जहाँ पे होना चाहिए, अच्छा, ये लेकिन बताएं, बेहतरी की तरफ यहाँ डिटोरेशन रुक गई है रुक गई। एटलीस्ट। ये बताएं कि ये जैसे आपने बताया कि एनक्रोचमेंट हटाया, कराची की आबादी एक तो खुद ही एक ग्रोथ रेट होता है जिससे बढ़ती है, यहाँ इमिग्रेंट बहुत आता है, उसको रोकने की कोई जरिया है? देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशनली रोक नहीं सकते। अच्छा, ठीक है, हर पाकिस्तानी कहीं भी रह जहाँ सकता है। रह सकता है, एज लॉन्ग पाकिस्तानी हो, कहीं ओके, भी रह सकता ओके, है, उसको ओके, जाना है, ओके। आप रोक नहीं सकते। अच्छा, अब ये बड़ा एक डिलेमा है। एक तरफ हम कहते हैं जी कराची तबाह हो गया है बिल्कुल, और हर आदमी आ रहा हर है आदमी इधर आ रहा है, नौकरी के लिए, नौकरी के लिए आ रहा है, रोजी इकोनॉमिक के लिए। बेनिफिट के लिए आ रहा है, दैट मीन्स अट्रैक्शन कराची में, और It is- है, it is there, अच्छी it is बात है। there। मैं तो लोगों से कहता हूँ वी शुड बी हैप्पी अगर लोग आ रहे हैं, यानी कोई अपॉर्चुनिटी देख के आ रहे हैं ना, मतलब ये थोड़ी है कि आप, फर्टाइल है, हाँ फर्टिलिटी से आ रहे हैं। ठीक है ना। और अक्सर बात करते हैं जब हमारी होती है कि जी कराची इतना टैक्स, बहुत अच्छी बात है टैक्स देता है, तो मैं कहता हूँ यार अल्लाह करे सेवन जो मेरा सबसे बड़ा शहर है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो कराची से ज़्यादा टैक्स दे, तो वो इतना एक्सपैंड करेगा, इतना बढ़ेगा, तभी तो टैक्स देगा। सही है। तो ये चीज़ें हमने पॉजिटिविटी देखने की बजाय, कराची के अंदर अभी भी बहुत पोटेंशियल है। दुनिया भर में आप अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क कितने पूरे मुल्क को चलाता है, यहाँ कैलिफोर्निया एक स्टेट है वो पूरे मुल्क को चलाती है। तो नहीं, वो इसमें तो आपने जैसे फरमाया ना कि माइंड सेट बना लिया है कि जाती हो रही है, जाती हो रही है, तो बस वो माइंड सेट है, और जाती हो रही वो ज्यादती कह कह के अपना पॉलिटिकल गेन लिया, और बहुत। एक वक्त ऐसा आया कि वो पॉलिटिकल गेन खत्म हो गया। खत्म होना होता है ना सर, एक वक्त अब तो झूठ ऐसा कब था तक कि चलता है? मतलब आप ब्रिज के बाद शाम में जा नहीं सकते थे आगे, इसी शहर बिल्कुल का था, आपने हम भी बिल्कुल विटनेस है उस आपने बात के। अभी आपके आने से पहले आपके स्टाफ से गुफ्तगू हो रही थी कि मेरा ज़ाती तजुर्बा जो है वो ये है कि अगर आप में खुद कुछ दम है, आम ज़बान में कहते हैं अगर आप में तप्पड़ है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती, तरक्की करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि इंसान की जो सलाहियत होती है ना वो असल में बहता हुआ पानी होती है। आप अगर उसको रोकेंगे वो कहीं और से रास्ता बना के निकल जाएगा। बिल्कुल। और कराची के कितने लोग हैं जो कि बहुत कामयाब लोग हैं, कंस्ट्रक्शन में भी हैं, इंजीनियरिंग में भी हैं, कारोबार में भी है, वो भी इसी कराची के महरूमियों में पैदा पले हैं, लेकिन उनका माइंड सेट वो नहीं है। तो अच्छा ये बताएं कि पानी का जो मसले हैं, टैंकर्स का मसला है जिसको हम कहते हैं टैंकर माफिया है, इसके लिए आपकी हुकूमत क्या है? हमारे नेटवर्क जो है पानी का, हम आबादियाँ बनाते चले गए, दूसरा ये प्रॉब्लम, तो उसमें भी हुकूमत का कसूर है। मैं हुकूमत ऑब्वियसली NOCs हम ही देते हैं, हमारी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, सारी हुकूमत, और आबादी बहुत बढ़ती चली गई। आपने ये तो खैर आप, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं एक चलें किसी कच्ची आबादी की या कोई ऐसी जगह की। आपको पता है डिफेंस का जो फेज़ 7 है उसमें पानी की लाइनें ही नहीं सर, है। 8 में तो पानी की लाइन पानी नहीं। अब और वहाँ पे, कंजर्वेंसी टैक्स देते हैं हाँ पानी का वो। वहाँ पे तो किसी ने नहीं रोका ना। हाँ, सही कह रहे आपको उस जगह पे मैं अपने, कभी कभी मुझे अपने इंजीनियर होने पे थोड़ी सी शर्म आती है। आप यकीन करें कि फेज 8 सबसे महंगा फेज
और यहाँ पानी की लाइन पानी डाली की नहीं लाइन डाली नहीं। तो ये इश्यूज बाकी जगह पे, अब जब वहाँ हो सकता है तो और जगह पे भी होंगे। उस वजह से फिर वो टैंकर्स के जरिए पानी जाता है। हाँ। अब वो इन्वेस्टमेंट करना, अच्छा फिर वो पूरा शहर खोदना पड़ता है। अभी हम कर रहे हैं, अभी हमने ये आज से, और हर चीज़ में लगता है बहुत टाइम। टाइम लगता जाएगा। आज से 2016 में और 17 में हमने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक स्टडी की, 2015-16 में। उसका नाम क्या था, कराची डायग्नोस्टिक स्टडी एक कराई हमने। और उसमें जो भी मेजर इश्यूज हैं, पानी, ट्रांसपोर्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, आपकी गार्बेज डिस्पोजल, इलेक्ट्रिसिटी, इन 5 में जो गैप्स थे वो आइडेंटिफाई किए। एंड इट टुक अस 2 years। अच्छा। एंड ऑब्वियसली अब वो पुरानी हो गई। लेकिन उसके साथ ही बिकॉज हमें एक बैंक ने कहा कि जी हम, और हमने देखा था कि हम, उस वक्त मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का भी मिनिस्टर था, कि हम अपने रिसोर्सेज से इस शहर को नहीं कर सकते सही। हमें चाहिए मदद। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जी हम सबसे पहले तो ये स्टडी करेंगे ना आपके साथ, और उसके बाद गैप स्टडी करने के बाद हम इंटरवेंशंस बताएंगे। उसके अंदर जो पानी, वाटर और सीवरेज का इशू था, उसमें हमने एक प्रोजेक्ट उनके साथ शुरू किया जिसको कराची वाटर एंड सीवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, KWSSI भी कहते हैं, वाटर सप्लाई एंड सीवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये $1.6 बिलियन है, और इस वक्त तक हम $100 मिलियन पहले लिए थे, 600 मिलियन का भी फेज़ 2 चल रहा है। अभी फेज़ 3 और 4 बाकी है इसका। अगेन कभी ये मैंने, मुझे अपने इंजीनियर होने पे थोड़ी सी शर्म आती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंजीनियर्स उस पेस पे काम ही नहीं कर सक रहे। अच्छा, उसकी एक और वजह भी है। अभी कुछ दिनों पहले टेलीविज़न पे मैं एक देख रहा था प्रोग्राम, किसी एक मॉर्निंग शो पे बात कर रहे थे कि जी देखें इस्लामाबाद में 45 दिन में अंडरपास बन गया और यहाँ पे नहीं बन रहा। मैं आपको बताऊँ, इस शहर की हमें पता ही नहीं कि इसके नीचे है क्या। जो प्रोजेक्ट करना शुरू होते हैं, अंडरग्राउंड लाइनें निकल आती हैं, गैस, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, प्रॉपर मैपिंग नहीं है। अभी मैंने तो नहीं की, ये तो सालों में हमारे प्रॉपर मैपिंग ही नहीं है, पता ही नहीं चलता आपको। एक वो करीमाबाद के अंडरपास की बात हो रही है, करीमाबाद का अंडरपास हमने अप्रूव किया, फिर वो केयरटेकर गवर्नमेंट आ गई। जब केयरटेकर गवर्नमेंट साल एक पहले हम दोबारा आए तो गया, मैंने कहा भाई क्या ये काम क्यों रुक गया? मैंने कहा कि सर हम जा रहे थे तो ये गैस लाइन आ गई है, और अब हम इसकी वजह से उसकी कीमत जो है उसमें 1-1.5 अरब रुपए का इजाफा हो गया। डाइवर्जन होगा उसका। वो और डीप जाना पड़ रहा था, और वो सब करना पड़ा, फिर रिविजन्स और ये, तो इसलिए टाइम लग जाता है ज़्यादा। एक वर्जिन लैंड को डेवलप करना बहुत आसान है। सही। मुझे अच्छी तरह याद है, इधर मैं आज से 4-5 साल पहले जो सबमरीन राउंड अबाउट कहलाता है, उधर एक अंडरपास अभी तो बना हुआ है, वो बना रहे थे। वो जब बनाने गए तो बीइंग एन इंजीनियर, आप तो भाई समझते होंगे, पानी का प्रेशर इतना था कि कंक्रीट रुक नहीं रही थी। अच्छा। अब नॉर्मली तो होता है ना कि आप कंक्रीट पे ऊपर से वजन डालते हैं तो आप उसको कहते हैं कि जी वो नीचे के पानी के प्रेशर की वजह से हमें उसको एंकर करके, वाटर टेबल इतना ऊंचा, वाटर टेबल और प्रेशर पानी का जो था, अच्छा, तो वो करना पड़ा। अब ये चीज़ें, और उधर भी अभी तक एक पाइपलाइन, वो लोग हमें कहते हैं देखिए कितनी बेकार बनाई हुई, लेकिन क्या करें, देयर वाज अ पाइपलाइन गोइंग, और आप जब अंडरपास से जाते हैं तो पाइप नजर आती है। यहाँ का मतलब ये हुआ कि जो बुनियादी तौर पे चीज़ें देर हो रही हैं डेवलपमेंट में, वो मैपिंग ना होने की वजह से हो रही है। मैपिंग ना होने की वजह से हमें पता ही नहीं होता कि अच्छा मैप, फिर कॉस्ट। आपको पता है हमारी जो भी प्रोजेक्ट हम करने जाते हैं उसका 20-25% तो सिर्फ रीलोकेशन ऑफ यूटिलिटीज पे हमें खर्च करना पड़ जाता है। कि इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं जी हमारी केबल डली हुई है, ठीक है, ये अब हमें एक रिप्लेस करना है तो वो करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये इशारा भुट्टो बना रहे थे ना, तो उसका एक शुरू का पोर्शन था जी, वो नहीं बन करा। क्यों भाई? वो ऊपर से इसकी के इलेक्ट्रिक की लाइन से आ रही थी, और वो सारा कंप्लीट हो गया, उसकी वजह से रुक गया। कराची की कुछ जान आबादी होने की वजह से तो ये सारे प्रोजेक्ट्स डिले हुए भी हैं। उसके साथ साथ जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आया कोई, तो हमने बड़ी अच्छा, तेजी से प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। लाहौर को तो उन्होंने ओल्ड सिटी में बहुत डेवलपमेंट किया है, वहाँ भी ये इश्यूज होंगे?
जो कराची में, नहीं, लाहौर की अगेन बिल्कुल होंगे, लेकिन ओल्ड सिटी को इतना डेवलप नहीं किया उन्होंने। देखे उन्होंने जो मेट्रो वगैरह निकाली तो ओल्ड सिटी से निकाली वो निकली है, तो मेट्रो तो हमारी भी बन गई। अगेन जो सर्फेस के ऊपर है ना चीज़ें, वो बन जाती हैं, अच्छा नीचे नहीं बनती। नीचे का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, एक और होता है, हमारी सॉइल की वजह से कई जगह पे हमें डीप फाउंडेशन डालनी पड़ती है, पाइलिंग करनी पड़ती है, वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। वो ऐसी हमें वो पता ये चलता है जी वो ड्रिल किया, पता चले ये लाइन है, वो पता ही नहीं है सैंड आ उससे गई पहले। नीचे। अच्छा देखिए यहाँ के जो इदारे और हैं, लाहौर में भी होंगे इश्यूज, मैं यकीनन कह रहा होंगे, हूँ। KDA, KMC, बिल्डिंग कंट्रोल, वाटर बोर्ड, इन सब के बारे में तासुर है कि नहायत करप्ट इदारे हैं। आपके भी इल्म में होगा क्या होता है, आवाम में भी है। इन पर हुकूमत कोई हाथ क्यों नहीं डालती? हाथ डालते हैं। अभी कुछ दिनों पहले अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा ना कि कभी कभी मुझे, अभी मैंने 2-3 बार का इंजरी होने पे शर्म आने लगती है। कभी चीज़ें ऐसी सामने आती हैं कि समझ नहीं आती क्या करे आदमी। है करप्शन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान के किसी और हिस्से से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम मैं इस पे आऊँगा। खबरों में ज़्यादा आते हैं। ठीक है। हम शायद अब वो ऐसी स्टेज आ गई है ना, हमें वो कह के अब हम खुद समझने लगेंगे हम कर। नहीं, उनको कहते यार कहते रहो भाई, हमें काम करने दो। अच्छा एक चीज़ मैंने पहले भी एक सवाल आपसे किया था कि देखिए तर्ज हुकूमत तो तमाम सूबों का एक ही जैसा है, करप्शन भी सारे सूबों में है, बल्कि कुछ सूबों में तो बहुत ज़्यादा, आप भी जानते होंगे। बदनाम हम क्यों हैं? मुझे इसकी रीजंस नहीं पता। मैं सीधे बताऊँ, हो सकता है कि हमारी सॉफ्ट पहली है, हम कुछ यहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। पीपल्स पार्टी वो माफ़ करने वाली पार्टी है, आपने देखा इसमें होगा, कोई शक नहीं। ठीक है ना। तो हम शायद पीपल वो पार्टी तो सही मायने और सियासी पार्टी है ना। सियासी पार्टी है, तो हम वो विंडिक्टिवनेस हम में नहीं है, तो शायद लोग ज़्यादा टेक वो एडवांटेज ऑफ लिबर्टी ले दैट, लेते हैं, लिबर्टी ले लेते हैं। अच्छा, हम भी कहते हैं कि चलो ठीक है ना यार, हमें अपना काम करना है, वो करते रहेंगे। प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने कहा पूरे मुल्क में। अभी रिसेंटली एक और सूबे की बड़ी कहानी आ रही है, और उस सूबे के अंदर तो पिछले अब 12-13 साल हो गए कि एक ऐसी जमात की हुकूमत है जो पोर्ट्रे बाकी सबको चोर कहती है और अपने आप को पाक साफ कहती है, इंसाफ से भरपूर पार्टी। तो वहाँ पे जो बातें आ रही हैं, वो तो यहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा ये बताएं कि आप तो खैर बहुत छोटे थे जब ये हुआ था, 70 में एक उर्दू बिल आया था और फिर उसमें जंग अखबार में रईस अमरूबी ने लिखा था और बहुत फसाद हुआ था। उर्दू नहीं, सिंधी का बिल है, सिंधी सिंधी प्रोविंशियल लैंग्वेज के लिए। प्रोविंशियल लैंग्वेज जी। वो क्यों ज़रूरी था? क्यों मतलब उसमें कबाहत क्या थी? नहीं बात मुझे यह कि लगता है कि सिंधी, उसकी वजह मैं से आपको बताऊं, डिवीजन हुआ। ये लोगों का ख्याल हो सकता है। अब वो उन्हीं का माइंडसेट है जो समझते हैं ठीक है। कि कोई और जबान सीखना। मैं आपसे इतनी देर में उर्दू बोल रहा हूँ, आपको भाई किसी को पता नहीं चलेगा कि आपके आने से पहले हाँ, आपके तो स्टाफ से ये मैं कह रहा था कि हर सिंधी मैं इस कदर खूबसूरत उर्दू बोलता है, तो मैं आपसे मैंने किसी उर्दू बोलने वाले को सिंधी बोलते तो नहीं भाई देखा। आप ये बताएं कि मैं आपसे ये इंसिस्ट करूं हाँ। कि नहीं जी आपने मेरे से सिंधी में इंटरव्यू करना है, तो आपने किसी और ज़बान बोलना। हमें तो जितनी ज़बानें ज़्यादा सीखे उधर बेहतर हो। सिंधी ज़बान एक बहुत कदीमी ज़बान है, रिच इन मोहब्बत वाली ज़बान है दोस्त। और उस ज़बान को जो पास्ट में बेसिकली एक वो दर्जा ना होने की वजह से वो डेवलप नहीं हो रही थी। ठीक है। तो उस ज़माने के सियासतदानों ने ये समझा होगा कि उस ठीक है, ज़बान, इसको और डेवलप इसमें किया कोई जाए। कोई हरज इससे नहीं, मजाक कोई नहीं, हरज कोई नहीं। हरज नहीं। सारी ज़बानें होनी हरज प्रॉब्लम उनका है हाँ। जो इसको एक नेगेटिव तरीके से देखते हैं। और हम तो अभी भी कह रहे हैं, हमारी तो ये डिमांड रही है कि वी शुड हैव मोर देन वन नेशनल लैंग्वेजेस। सही है, कोई हरज नहीं। कोई हरज नहीं है। मतलब इसमें दुनिया में होती है, मुल्कों में होती है। बहुत मुल्कों में होती है। हाँ, तो बहुत मुल्कों में इसमें होती है। कोई इसको फिर एंटी स्टेट समझ लेना और प्रोविंशियलिस्टिक समझ लेना देखिए या जो नेशनलिस्ट जो समझ लेना गलत है। जो पैसिफिस्ट होते हैं ना, जिसको कनूतियत कहते हैं, उस पर अभी मैंने एक बहुत खूबसूरत बात सुनी कि एक साहब बहुत कनूतियत पसंद थे, बहुत पैसिफिस्ट थे, तो किसी ने उनकी गोद में एक नौमालूद बच्चा रखा कि ये भाई हमारे यहाँ औलाद हुई है, तो उन्होंने उसको लिया, कहा माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन एक दिन इसको भी मर जाना है। तो ये जिसकी आदत है ना वो यही करता है। वो यही करता अच्छा ये बताएं कि के इलेक्ट्रिक पे सिंध गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है?
कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे बोर्ड मेंबर्स भी नहीं, के इलेक्ट्रिक में, के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज कर दी गई, लेकिन है। इस वक्त भी मुझे एग्जैक्ट शेयर होल्डिंग नहीं पता, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के उनके बोर्ड में नुमाइंदे हम कई बार कह चुके हैं कि जी आप हमें हमारे किसी चीफ सेक्रेटरी को या किसी को उस बोर्ड में डालें, ताकि या हमारे जो सेक्रेटरी एनर्जी है उसको बोर्ड में डालें, वो भी नहीं करते। तो कंट्रोल एज सच कोई भी नहीं है। ठीक है। कंट्रोल अगर है थोड़ा बहुत तो वो रेगुलेटर जो कि नेपरा है नेपरा से। उसका है, अच्छा। और फेडरल गवर्नमेंट का है, बिकॉज उनकी बोर्ड के अंदर उनकी शेयर होल्डिंग है और बोर्ड के अंदर नुमाइंदगी है। हम तो जब प्रॉब्लम होता है तो सारा हमारे जिम्मे और फ़ायदा कोई और उठा रहे हैं। अच्छा, ये ट्रांसमिशन लॉसेस जो होते हैं, मैंने सुना 30-32% ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं। 30-32 तो नहीं होंगे, खैर जो भी मुझे नंबर। अच्छा, ये ट्रांसमिशन लाइंस फेडरल काम है या प्रोविंशियल काम? ट्रांसमिशन तो फेडरल है ना। फेडरल है। मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो आइन है ट्रांसमिशन से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है। अच्छा। अगेन यूटिलिटी कंपनी जो है ना, हाँ। इस वक्त अगर के इलेक्ट्रिक है तो उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है। हेस्को है, हमारे यहाँ 3 है, के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को। ठीक है। इस वक्त सेप्को में सबसे ज़्यादा लाइन लॉसेस है, ठीक है। जिम्मेदारी उनकी है। ठीक है। विदाउट द कनाइवेंस ऑफ हेस्को कोई चोरी नहीं कर सकता। ठीक है। जब और हमारे एक इंसान की फितरत है, अगेन मैं नहीं कह रहा कि हर एक का ये है, लेकिन एक मैं फितरत की बात कर रहा हूँ कि अगर मेरा 100 रुपये का बिल आता है और कोई मुझे आके कहे कि यार यूँ करो, तुम 30 रुपये दे दो 20 और 20 मुझे दे दो, 50 हो जाएगा। 50 में मान तुम्हारा जाएंगे। काम हो जाएगा, हम तो मान मैं जाएंगे। हम मान जाएंगे। ये फितरत, लेकिन कसूर मेरा भी है। अगर मैं ये 100 की जगह 50 में अपना जान छुड़ा रहा हूँ और हुकूमत की यानी जो बिजली सप्लाई करने वाला है उसको तो सिर्फ 30 रुपये मिल रहे हैं उसमें से। लेकिन आपने सबसे पहले तो अपने इदारे को बेहतर करना है। अभी बात हो रही है कि बेसिकली इशू ये है कि आइन के अंदर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये वफाक और सूबे दोनों का हक है। ठीक है। ट्रांसमिशन लाइंस वफाक की हैं ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन सूबों का है। लेकिन हमारे पास सब इस वक्त वफाक के पास है अच्छा। ओवर द ईयर्स, और इस वजह से अब वफाक उनको बिल्कुल जिसे कहते हैं निचोड़ के अब कहते हैं कि ले लो, या आप हेस्को सबको आप ले लें हमसे। अच्छा। जो हमारी 2 यूटिलिटी कंपनीज है, हमने कहा हम बिल्कुल बात करते हैं, हम इसको पब्लिक प्राइवेटाइज नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनर, इसलिए कि हमारा ये ख्याल है कि यूटिलिटी कंपनीज को बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में दे देना गलत है। यूटिलिटी कंपनीज आपके लोगों की सर्विस उनको प्रोवाइड करती हैं, उनके ऊपर कुछ कंट्रोल हुकूमत जो कि लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है उसका होना चाहिए। तो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये दोनों कंपनीज हम किसी अच्छे ऑपरेटर के साथ मिलके ओनरशिप हम अपनी रखें और उससे ऑपरेट कराएं। अच्छा, अब हम एजुकेशन पर आते हैं। आपने जिस ज़माने में तालीम हासिल की, मैंने जिस ज़माने में की, उसका अगर हम आज से तकाबली जायज़ा लें, कंपेरेटिव स्टेटमेंट करें, तो कराची की तालीम तो बिल्कुल इस वक्त किसी भी जगह नहीं खड़ी हुई। इवन कराची यूनिवर्सिटी जो इतना मशहूर अल्मा मैटर है, तो वो भी उसके भी ग्रेजुएट जो है वो कहीं पे कम्पीट नहीं करते। तो इसकी जिम्मेदारी किसको देंगे आप? ये तो हमारे अगेन मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ जिम्मेदारी देखिए मैं हुकूमत ही की होती है, बिकॉज उसने गाइडेंस देनी है। ये प्रॉब्लम ख़ास तौर पे हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा हुआ है कि हम तालीम के अंदर, और हमें सोचना चाहिए, हमारे साथ वाला मुल्क तो नहीं, श्रीलंका को देख लें कितना आगे गया है तालीम में, 99% लिटरेसी रेट है। तो ये हमारी सबकी मिलके इवन बांग्लादेश हमसे बहुत बेहतर है, हमसे बहुत बेहतर है। तो इसका मतलब ये कि एजुकेशन तो फिर आपने सबने मिलकर खराब की ना, हम सबने सरकार मिलके खराब की, हम रुका सबने नहीं और मिलके सबने खराब मिलके की। इतनी चीज़ें मैंने देखी हैं अपने ये 7-8 साल की चीफ मिनिस्टरशिप के दौर में। फॉर एग्जांपल भाई ये जो बोर्ड्स हैं जी, माफिया से बोर्ड बाकायदा। मैंने 2017 में जब मैं 16 में चीफ मिनिस्टर बना था, पहली बार इनके पीछे पड़ा था। तो मैंने, आपको पता है जो हमारा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसको लगाया था इनके पीछे, और मैंने इनको जेल भी कराई। हाँ, उनको जेल भी कराई बिकॉज उनके पास टेक्नोलॉजी बेहतर थी टू ट्रैक डाउन। ये जो सारा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके फ़ोनों के ज़रिए करते हैं डिसमिनेट, अगेन उसके अंदर हमारे लोग इतना ख़राब हमने अपने माशरे को कर दिया है कि हर एक आदमी चाहता है कि बस वो चीटिंग करके सहूलत हो जाए। हमारे ज़माने में आपने जब पढ़ा होगा
तो वो ए ग्रेड लाना मुश्किल होता था। बहुत मुश्किल होता था। अब तो सी ग्रेड लाना अब मुश्किल है। सी सब ग्रेड ये लाना ला रहे हैं। मुश्किल है, सबके ए ग्रेड आ जाते हैं, इसलिए कि वो अच्छा। अभी हाल ही में पिछले साल जब हुआ ना, तो हमने कहा कि जी इन्होंने, अब मैंने एक इंक्वायरी कराई ये बोर्ड के इम्तिहान पे ना, कहा जी कम नंबर मिले लोगों को तो उनकी चेक करें मार्कशीट। मार्कशीट्स और कॉपियाँ, और वो से कम क्यों मिले। तो जिन्होंने इंक्वायरी की मैंने, उन्होंने कहा कि मैंने वो नहीं कर दी, जिनको ज़्यादा नंबर मिले वो कर दिए, अच्छा। इसलिए वो पता चले। अदरवाइज हमारा अनफॉर्चुनेटली स्टैंडर्ड इतना लो हो गया तो उनको कि ज़्यादा कैसे मिल गए? उनको ज़्यादा कैसे मिल गए, तो उधर वो जो आपके ये हमारा सबका कसूर है हाँ, सबके ये। कि वो ज़्यादा प्रॉब्लम था जिनको ज़्यादा मिल गए थे ना मार्क्स, उनको स्क्रूटनी करना। और इधर हमारे यहाँ माइंडसेट ये चल रहा था कि जानबूझ के लोगों को कम नंबर दिए जा रहे हैं। वो तो फिर एक वो हो गया, प्रोपेगेंडा हो गया। एक्चुअली दे मिसयूज द प्रॉब्लम दूसरा था। प्रॉब्लम। अच्छा, अब तो मैंने ये अब देखा है उसको, कि हाँ, जी, उसको अब प्लीज। बंद करने जाएंगे हाँ, तो कहेंगे जी जिनको मिले अब उनको भी ये ख़त्म कर रहे हो, हाँ, जो जो पढ़ रहे हैं वो भी खत्म कर उनको। रहे हैं। अब तो मैंने देखा है कि एक ज़माने में यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जो है वो इदारे का सबसे बाइज्जत बावकार आदमी होता था। अब तो वाइस चांसलर भी इन मामलात में इन्वॉल्व है। इसमें भी मैं आपको बताऊं ना, वाइस चांसलर्स अथॉरिटी मेरी हाँ, अल्टीमेटली लगाना, बट देयर इज अ प्रोसेस, ऐसे नहीं कि मैं जिसको भी चाहे लगा हाँ। दूं। उस वाइस चांसलर को लगाने के लिए एक सर्च कमेटी होती है, वो एडवर्टाइज करती है, लोग आते हैं, फिर वो 3 शॉर्टलिस्ट करके चीफ मिनिस्टर को भेजते हैं, चीफ मिनिस्टर उन 3 का इंटरव्यू करता है, किसी एक को सेलेक्ट करता है। ऐसी ऐसी हालत हुई है कि अगर मैंने नंबर 1 की जगह नंबर 2 को किया तो नंबर 1 कोर्ट चला जाता है और मुझे ओह! कोर्ट की हाजिरियाँ देखनी ओह पड़ती हो, है। हो, हो। अच्छा, फिर इसलिए वो बड़ा एक स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ता है कि जी मैंने पहले वाले को क्यों नहीं किया और दूसरे वाले को क्यों किया। हाल ही में हमने एक कानून में तरमीम की और उसकी वजह ये थी कि हमारे 29 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं। जब किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर सेलेक्ट करना हो तो वो 25-30 लोग हैं जो घूम रहे होते हैं। ठीक है। हर यूनिवर्सिटी में कॉमन लोग होते हैं, उन्हीं को तो हम, और क्राइटेरिया था कि जी उसके वो उस्ताद हो और उसके इतने रिसर्च हुई हो, इतने रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड हो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमने उसको थोड़ा ओपन किया अच्छा। कि हमने कहा कि जो मेरे ख्याल है 22 ग्रेड के रिटायर्ड सरकारी अफसर, बट दे शुड हैव द प्राइमरी एजुकेशन इन द डिसिप्लिन। फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी का आपने वाइस चांसलर करना है तो उसकी बेसिक डिग्री मेडिसिन की होनी ठीक है। चाहिए। अगर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का करना है तो उसकी बेसिक डिग्री, इस इंजीनियरिंग टाइप के हमने ठीक है। करके ना और बनाया। जो हंगामा डाला हमारे वाइस चांसलर्स ने, बहुत और हंगामा डाला। लेकिन फिर ब्यूरोक्रेट आ भी रहे हैं। वी विथस्टूड दैट प्रेशर। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसके बाद में 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हम कर चुके, हमें बंदे नहीं मिल रहे। अच्छा। हाँ, और उसकी वजह यही है कि अभी तक वो इतना हाँ, क्लोज मतलब वो सिस्टम है। लॉट खराब हो गए ना पिछले 15-20 साल में, तो लॉट बनी नहीं ना आगे एकेडमिया में, तो लोग बिल्कुल वो हो गए। अच्छा, स्कूलों पे आते हैं लोग। वही बात है कि एक ज़माने में गवर्नमेंट स्कूल जो होते थे, जिसको हम पीला स्कूल कहते थे, मैं तो वहीं का पढ़ा हुआ हूँ, उनका एक बड़ा स्टैंडर्ड होता था। अब वहाँ बैठने की कुर्सियाँ नहीं है, दरिया नहीं है। इसकी किसकी जिम्मेदारी है? ये हुकूमत की, मैं किस हुकूमत क्यों नहीं करती है काम? देखिए हमने हमारी एजुकेशन के ऊपर बजट बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इतनी नहीं है। रिसोर्सेज जो है ना, एक तो हमारी आबादी इतनी बढ़ गई है। जिस स्कूल के अंदर, मेरे गांव का स्कूल, जहाँ पे 30 बच्चे 40 बच्चे हुआ करते थे, अब वहाँ 300 बच्चा है ठीक है। स्कूल में। ऑब्वियसली मैं उस स्कूल को उस तरीके से बढ़ा के बढ़ा मैंने नहीं डिटोरेट किया है। एक तो पहली, मेरे हिसाब से पहली वजह तो आपकी जो हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सके। जब बांग्लादेश बना था 1971 में, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान की आबादी हमसे ज़्यादा थी। आज हमारी आबादी 240 मिलियन है, वो कम है। बांग्लादेश की 170 मिलियन है, अच्छा, 17 करोड़ करोड़, पे? और हम 24 करोड़ हम से तो ऊपर हैं। माशाल्लाह। तो ये अंदाज़ा लगाएं कि फिर कोई प्लानिंग नहीं कर सकते ना। तो इस वजह से बहुत बड़ा इशू हुआ है, लेकिन डिस्पाइट दैट जिम्मेदारी हुकूमत अच्छा, की है। मैं तो खैर इंटीरियर सिंध को इतना नहीं जानता, लेकिन अखबारात वगैरह में जो देखते हैं, जो इंटीरियर सिंध में जो स्कूल वगैरह हैं, वे तो भैंसें बंधी हुई हैं, गाय बंधी। इज इट ट्रू? नहीं, वो ये कोई एक आध ऐसे हो होगा जाते। ऐसा। देखिए अगेन, उसमें हुआ ये था कि ओवर द इयर्स हमारे पास को 45,000 स्कूल हैं, ओह, 45,000। अच्छा।
कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है। किसी ज़माने में, चाहे मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, मैं किसी और पे नहीं कह रहा, या कोई भी ज़िम्मेदार हो, आपने कहा कि जी मुझे गांव को स्कूल चाहिए। हुआ ये कि गांव में स्कूल बन गया, लेकिन उस गांव की आबादी पहले ही कुछ नहीं थी। और जैसे आपको पता है अर्बनाइजेशन हुई है, गांव खाली हुए हैं, गाय लोग खाली हो छोड़ के गई। चले गए। तो वो जो जगह गांव खाली। जिसमें 300 की आबादी होती थी, उसमें 20-25 लोग रह गए, बच्चा है, कोई भी नहीं है। ठीक है। तो उसके अंदर वो स्कूल ज़बून हाल है, उसको किसी ने देखा नहीं और उसको मिसयूज़ किया जा रहा है। तो ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये कोई चंद है। ऐसा चंद से भी बहुत कम अच्छा है। ये बताएं, अर्बन सेंटर्स में जैसे कराची, हैदराबाद सेक्टर, अडॉप्ट ए स्कूल की कोई पॉलिसी है क्या? है। नहीं, हमारे यहाँ तो हमने बहुत कुछ किया हुआ है। हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अच्छा। क्या करते हैं कि एजुकेशनल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, EMOs कहते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं। ठीक है। फिर जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का बना के, और उसके साथ साथ हम फिर एडवर्टाइज करते हैं कि जी किसने आके ये स्कूल चलाना है, ठीक है। और वी पे फॉर इट्स ऑपरेशंस आल्सो। अच्छा। एक कंपेटिटिव प्रोसेस के ज़रिए प्राइस वो देते हैं मिनिमम, एंड दे हैव टू मेंटेन सर्टेन की की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो उन्होंने KPIs अपने फुलफिल करने होते हैं, उस पर मार्क करते हैं। तो हमारा पब्लिक प्राइवेट तो टीचर्स आप काफ़ी अपॉइंट करते हैं? अच्छा, वो प्राइवेट पार्टी करती है। अच्छा। हमने कुछ ऐसे स्कूल दिए भी हैं लोगों को, उसमें फिर हमने, और बहुत अच्छा लोगों ने किया है कि उन्होंने उन्हीं टीचर्स को, बिकॉज एक प्रॉब्लम हो जाती है फिर अगर आप निकालना शुरू करते हैं, उन्हीं टीचर्स को रिटेन करके उनको किया। और अभी रिसेंटली स्कूल्स में बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन पिछले साल हमारी सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट इन प्राइमरी स्कूल टीचर्स की हुई है, और सारी के सारी 100% मेरिट पे सक्कर IBA के इम्तिहान के ज़रिए, और किसी ने कोई उस पे एक लफ्ज़ नहीं उठाया कि ये रिक्रूटमेंट सही नहीं हुई है। वेरी गुड। अच्छा, अब ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन में आ रही हैं, बच्चियाँ तो बहुत, मेरे ख्याल में 50-50 हो गई होंगी, बल्कि और ज़्यादा हो गई होंगी। बच्चियों के लिए सिंध में रोज़गार के वैसे ही मौके हैं? वैसे ही ओपन हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊं, सिंध ऐसा सूबा है। मैं एक एग्जांपल आपको सिर्फ देता हूँ। आप पता नहीं आपका थर जाना हुआ कि नहीं हुआ, मैं आपसे हुआ नहीं, लेकिन मुझसे एहसन जफर भी कह रहे थे थर चलो। एहसन भी इंडियन है। आप जाएं तो मुझे लेके जाता, सुना बहुत आप लोगों ने डेवलप किया। आप अच्छा, वो एक तो डेवलपमेंट है ना, हाँ। वहाँ पे जो लोगों के अंदर, ख़वातीन के अंदर शऊर आए हैं। अच्छा। मैं आपको बताऊँ, ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने देखी वहाँ। एक तो आप देखिए वहाँ डंपर्स जो है, वो डंपर ट्रक्स, और ये वो नहीं जो कराची वाली डंपर ट्रक्स, इसके 3 गुना साइज है, बड़ी कोल को ये जो करती हैं, ख़वातीन चला रही हैं उनको। ओह अच्छा, ओह माय गॉड, लोकल ख़वातीन, लोकल। वाह वाह वाह। वो हमने एंग्रो के साथ मिलके प्रोग्राम किया। मैंने जो शऊर और देखा, वहाँ चाइनीज़ ने काम किया था आके। तो बिकॉज मैं इस प्रोजेक्ट के साथ 2010 से एसोसिएटेड हूँ, बल्कि 2009 से एक थर खोल के प्रोजेक्ट के साथ। तो कई बार उधर जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था जा रहा था, मैं देखता था कि चाइनीज़ और वहाँ के लोकल वो साथ बैठे काम कर रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो मैंने जगह ये क्या कहते कि जी ये इनकी हमने पेयर्स बनाए कि भाई ये 3 लोग हो ना, इसके साथ ये चाइनीज़ जो है ये इसका सुपरवाइज़र होगा, वो चाइनीज़ का तुमने ये स्किल इनको सिखाना है, और इन रिटर्न वो उसको खाना खिलाते थे और चाय बना के देते थे। और जो बड़ी बात ना कि वो सिंधी भी सही नहीं बोल सकते, इसलिए वो लोकल डायलेक्ट जो है ना, मैं उनकी ज़बान नहीं समझता, लेकिन वो दोनों आपस में इशारों से और काम करे कम्युनिकेट कर रहे थे। बहुत अच्छा डेवलप। तो ये चीज़ें ऐसी आई हैं डेवलपमेंट जो नज़र नहीं आती। हमने कोशिश की है इसको शोकेस करें। एक आम तासुर ये है कि लड़काना भी बहुत डेवलप नहीं हुआ है। इज इट ट्रू? इट इज़ राइट, जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है। मैंने कहा ना 2-3 चीज़ें, हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ को हम नहीं संभाल सके, ठीक है, रिसोर्सेज कमेंसरेट नहीं करते जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो ग्रोथ है उसकी, पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके हवाले से। तो वहाँ पे भी आपको ओवर क्राउडेड स्कूल्स मिलेंगे, वहाँ पे भी आपको सड़कें टूटी फूटी मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई, लेकिन वहाँ पे शायद टीवी चैनल्स नहीं है, नहीं तो वो फिर करते हैं कभी कभी, जब हमें ज़्यादा बदनाम करना होता है तो लड़काना पहुँच जाते हैं और बताते हैं, लेकिन हैं प्रॉब्लम्स। लेकिन मैं
इन सारी चीज़ों का एक हल एक एक कहते हैं प्रूफ इज इन द पुडिंग। हम 1970 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी थी। आज तक जितने इलेक्शन हुए सूबा सिंध में सबसे बड़ी जमात रही है, कोई शक नहीं। 2008 में हमारी गवर्नमेंट जब आई, उसके बाद 2013, 2018 और 2024 हर इलेक्शन में हमने पहले से ज़्यादा सीटें भी ली हैं, पहले से ज़्यादा वोट भी लिए हैं। इस वक्त कराची का मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, हैदराबाद का मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। हम जो इन दोनों शहरों में समझते थे लोग कि बिल्कुल ही नहीं, लेकिन हमने एक पॉलिटिकल जद्दोजहद करके कुछ करके अलाइनमेंट्स हम कामयाबी हमने हासिल की है। तो ये काफ़ी प्रूफ नहीं है कि जी लोग, हम शॉर्टकमिंग्स हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टी में भी, हमारी गवर्नेंस में भी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि कोई और हमसे बेहतर है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँ कि इसलिए नहीं कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, पीपल्स पार्टी इतनी बुरी नहीं है जितना उसका परसेप्शन है। पीपल्स पार्टी बिल्कुल बुरी नहीं है। हाँ, अच्छा। मैं कह रहा हूँ परसेप्शन तो बनाने वाले बना लेते हैं ना। मैंने जैसे हमने शुरू में बात की थी कि सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए आप एक नेगेटिव माइंडसेट लोगों के अंदर इंस्टिल करें, वो कराची में वो खराब हो, वो आपने देखा। जो दूसरी मैंने आपसे बात की कि हम विंडिक्टिव नहीं है, आपको नहीं मिलेगा कोई भी, तो फिर वो जो शरीफ आदमी होता है उससे वैसे ही लोग। आपके दोस्त है, नाम नहीं ले रहा मैं, तो मैंने कहा कि आपको कभी किसी पार्टी ने ऑफ़र किया? कहेंगे मुझे सारी पार्टियों ने ऑफ़र की, और उन लोगों ने भी ऑफ़र की जो इख्तिदार में लाते हैं। मैंने कहा भाई मेरी पार्टी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और फिर बड़े उन्होंने मजाक से कहा कि यार वहाँ से आप इज्जत से वापस तो आ सकते हैं, कोई घर तो नहीं पकड़ेगा आपको। तो ये बात तो है, आप लोग विंडिक्टिव नहीं है। मुराद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपने इतना टाइम दिया मुझे, और मैं बस क्या बताऊँ आपको, आपने सही मायने में जूनियर होने का सबूत दिया है। और आप कहते भी मुझे आफ्ताब भाई हैं, तकरीरों में भी आफ्ताब भाई कहते हैं, हमारे माजी एंडाउमेंट फंड में भी आप बहुत हमारे साथ रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू जी, थैंक यू।